गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आ जाइए फटाफट। वॉइस आ रही है कि मेरी सबके पास? देखिए, कल हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो शेरशाह सूरी को लेकर के हुई थी, और शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो बिहार के साम्राज्य पे कब्जा हासिल करता है और किस तरीके से अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब होता है। गुड मॉर्निंग सबके लिए। आशीष, पिंकी, पूर्णिमा, सुमन, वेरी गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद कल जो लास्ट वीडियो हुआ था, मतलब पिछले पार्ट में आपने जो बातें की थी वो बातें की थी, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिकों में बांटा था, यानी सरकारों में बांटा था जिन पर सिकदारों की नियुक्ति की थी। और काजी फजीलात नाम का एक व्यक्ति था जो उसने पहली बार वहां ये पद दिया उसको। अमीर बंगाल, अमीन बंगाल, इस तरीके की चीजें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। इसके बाद का जो कंसेप्ट आपका रहेगा उसको आज कंटिन्यू करते हैं, और शेरशाह सूरी के वंश के हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, जिसे बक्सर का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ था, हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह ने, और सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी, और फिर अपना राज्याभिषेक करवाया था, और अपने नाम का खुतवा पढ़वाया था, और अपने नाम के आधार पर इसने सिक्के भी चलाए हुए थे। तो विपिन जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सेशन है, पूर्णिमा, पिंकी, आशीष, सबके लिए गुड मॉर्निंग। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं 1539 के चौसा या बक्सर के युद्ध से। चलिए, देखिए 1539 में युद्ध हुआ था। चौसा या बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, और फिर उसके बाद शेरशाह ने क्या काम किया, यहां पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। इसके बाद इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के चलाए, एवं अपना राज्याभिषेक करवाया। ये कुछ पॉइंट आपको 1539 के, आरिफ, मनीता, गुड मॉर्निंग सबके लिए, कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं कि उसने राज्याभिषेक करवाया, सिक्के भी चलवाए थे, और वापस एक युद्ध और हुआ था इनके बीच में। वो युद्ध हुआ था 1540 में। वो युद्ध हुआ था बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, और उस युद्ध में भी इसने हुमायूं को पराजित किया था। और तब जाकर के ये बिलग्राम के युद्ध के बाद इसने क्या किया था, दिल्ली का शासक बना था और सूर वंश की नींव रखी हुई थी। तो इसके बाद जो युद्ध हुआ था 1540 में, 1540 में युद्ध हुआ था बिलग्राम का युद्ध। इस बिलग्राम वाले युद्ध को आप लोग कन्नौज के युद्ध के रूप में भी जानते हैं। इसमें भी इसने क्या किया, हुमायूं को पराजित किया, हुमायूं को पराजित किया, और हुमायूं को पराजित करने के बाद ये दिल्ली का शासक बना। और फिर वापस इसने एक बार विधिवत राज्याभिषेक करवाया। विधिवत क्या करवाया, दोबारा से इसने विधिवत अपना, सिक्के किस चीज के थे, सिक्के धातु के होते हैं बेटा, सिक्के स्पेशल सिक्के नहीं थे। इसके स्पेशल सिक्का जो चलाएगा रुपया नाम का, उसके बारे में आगे बात करेंगे, टेंशन मत लो।
है ना, नॉर्मली सिक्के चलाए थे। अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। एक बार तो यहाँ पे भी राज्याभिषेक कर लिया था इसने, और दिल्ली का जब शासक बनता है तो विधिवत राज्याभिषेक करवाता है। और ये जो राज्याभिषेक हुआ था वो 10 जून 1540 को हुआ था। कब हुआ था, इसकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। 10 जून 1540 को इसका ये विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। यहां तक लिखें आप लोग एक बार इस मैटर को पूरा। इसके बाद क्या होता है, शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर आ जाता है और शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बन जाता है। दिल्ली का शासक बनने के बाद शेरशाह सूरी अपने अभियान शुरू करेगा। अब अभियान में सबसे पहला इसका जो अभियान था वो सूरजगढ़ का युद्ध था, जो 1534 में हुआ, दिल्ली पर शासक बनने के बाद और सूरवंश की नींव डालने के बाद। तो अगली कहानी सूरवंश की नींव डालने के बाद एवं दिल्ली का शासक बनने के बाद शेरशाह के अभियान। अगली हेडिंग हम ये रखेंगे, शेरशाह के अभियान। सबसे पहला जो अभियान हुआ था वो 1534 में हुआ और वो सूरजगढ़ का अभियान था। क्या था इस सूरजगढ़ के अभियान में, जब ये दिल्ली पर शासक बन गया, दिल्ली पर शासक बनने के बाद 1534 में करता है सूरजगढ़ का अभियान। 1534 में किउल नाम की एक नदी थी, उस नदी के तट पर था सूरजगढ़। इस युद्ध में जो शेर खान यानी शेरशाह सूरी था, उसने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को हराया था। किसको हराया था, पहली बात तो ये सूरजगढ़ कहां पड़ेगा, ये किउल नदी के तट पर पड़ेगा। दूसरा, इसमें ये युद्ध हुआ था शेर खां वर्सेस मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जो हैं वो कहां के शासक थे, बंगाल के शासक थे। इसको इसने क्या किया, इस युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में इसने इसको क्या किया, पराजित किया हुआ था। ठीक है, तो ये शेर खां इसमें क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है, और ये शासक क्या हो जाता है, इसमें पराजय हो जाता है। तो ये पहला अभियान था शासक बनने के बाद। किसका, अंजलि गुड मॉर्निंग आपके लिए। शेरशाह सूरी का दिल्ली की सत्ता पे आने के बाद पहला अभियान। इस विजय ने उसे सीधे सत्ता की दौड़ में ला करके खड़ा कर दिया था। इस विजय ने उसे सीधा सत्ता की दौड़ में ला करके खड़ा कर दिया था। इसके बाद गख्खरों के साथ में इसका एक युद्ध हुआ था, जो 1541 का युद्ध माना जाता है। एक जाति थी गख्खर। 1541 में सेकेंड अभियान हुआ, और यह अभियान था गख्खरों के विरुद्ध। किनके विरुद्ध था, गख्खरों के विरुद्ध। ये एक जाति थी, गख्खर कौन थे, ये एक जाति थी, और इस गख्खरों का सुल्तान था, जो सरदार था, उसका नाम था सुल्तान आदम। क्या था, गख्खरों का जो सरदार था, इनका सरदार था सुल्तान आदम। इनका सरदार था जिसका नाम था सुल्तान आदम। इसके साथ में कहानी होती है शेर खां की दूसरी बार। अब कहानी क्या थी कि ये यहां पर शेर खां क्या करता है, सुल्तान आदम की शक्ति को खत्म नहीं कर सका, लेकिन इस तरीके से जब इसने इसके विरुद्ध अभियान किया तो इस रोकथाम से क्या हुआ था कि जो पश्चिमोत्तर सीमा है उस पर एक किला पड़ता था, रोहतासगढ़ का दुर्ग, उस दुर्ग का निर्माण इसने करवाया था। इस अभियान के साथ में क्या हुआ, वह इसकी शक्ति को समाप्त नहीं कर पाया, कौन, शेर खां। ठीक है, लेकिन इस पर रोकथाम के लिए क्या हुआ था, इसने क्या किया था, रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था, और एक शक्तिशाली सेना का भी इसने क्या किया था, मतलब यहां पर स्थापना की हुई थी।
ठीक है, तो ये सरदार सुल्तान आदम था और यहीं पर आपको दिखाई देगा रोहतासगढ़ के किले का निर्माण। इसके अलावा क्या हुआ था, इस रोहतासगढ़ के किले पर एक शक्तिशाली सेना नियुक्त की। और ये जो शक्तिशाली जो सेना नियुक्त की थी, इसमें दो व्यक्तियों को इसने क्या है, अब पूरी कमांड दी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम था हैबात खां और दूसरे व्यक्ति का नाम था खवास खां। तो हैबात खां और खवास खां, इन दोनों के नेतृत्व में इसने क्या किया था, यहां पर एक सेना स्थापित की थी। दोनों के नेतृत्व में क्या किया, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाने के बाद एक शक्तिशाली सेना का निर्धारण कर दिया था। ये पूरी कहानी आपको यहां से समझनी है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की कहानी कैसे होगी आगे। तीसरा जो अभियान होगा इसका, वो 1542 में बंगाल पर होगा। 1542 थर्ड अभियान, और यह अभियान था बंगाल। बंगाल पर जो सूबेदार था वो था खिज्र खां, और खिज्र खां ने क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, बंगाल को तो ये पहले ही विजित कर चुका था, तो यहां पर खिज्र खां का विद्रोह था, और उस विद्रोह का क्या किया, दमन किया था। किसने, शेरशाह सूरी ने, और जो काजी फजीलात नाम का व्यक्ति था उसको यहां पर इसका सूबेदार बनाया था। तो खिज्र खां का विद्रोह, और इस विद्रोह का दमन करके काजी फजीलात को बंगाल का नया सूबेदार बनाया। मैंने पहले भी काजी फजीलात की बात की थी आपसे कल वाली क्लास में। तो काजी फजीलात नाम के व्यक्ति को क्या करता है, यहां पर इसका सूबेदार बना देता है। अमीन बंगाल कहा गया था इस व्यक्ति को। क्या कहा गया था, इस व्यक्ति का जो टाइटल था अमीन या फिर अमीर ए बंगाल। ये बात याद रखनी है आपको। इसके बाद शेरशाह सूरी क्या करता है, 1542 में मालवा पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करता है। 1542 में मालवा पर अभियान करके विजय प्राप्त की। 1542 में क्या किया, मालवा पर अभियान किया, और मालवा पर अभियान करके विजय प्राप्त करता है। आगे बढ़ने पर 1543 में इसका जो अभियान दिखाई देता है, वो दिखाई देता है रायसीन के विरुद्ध अभियान। रायसीन का जो अभियान हुआ था वो हुआ था 1543 में। शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया, और रायसीन पर जो शासक था वो था राजपूत शासक, जिसका नाम था पूरणमल। उसको विश्वासघात करके शेरशाह ने मारा था। आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचा था, और ये जो रायसीन की घटना है, ये घटना शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक के तौर पर गिनी जाती है इतिहास में। तो रायसीन का हमला विश्वासघात के द्वारा इसने राजपूत शासक पूरणमल की हत्या की, उसकी स्त्रियों ने जौहर किया, और ये घटना जो है वो शेरशाह के चरित्र पर क्या मानी जाती है, कलंक मानी जाती है। रीजंस क्या था, क्योंकि इस घटना से शेरशाह के द्वारा, मतलब पहली बात तो जो विजय थी वो धोखे से प्राप्त की गई थी, और इस घटना से जो शेरशाह सूरी का एक पुत्र था जिसका नाम था कुतुब खां, उसने इतनी शर्म महसूस की थी कि मेरे बाप ने कितना गंदा काम कर दिया,
तो उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। दो तीन कॉन्सेप्ट रायसीन के बारे में याद रखने। रायसीन का अभियान 1543 में हुआ। वहां पर शासक था राजपूत शासक पूरणमल। उसको धोखा दे करके, विश्वासघात करके शेरशाह सूरी ने समाप्त किया था। इसके बाद वहां की स्त्रियों ने जौहर किया था और उसके बाद उसके पुत्र कुतुब खां, शेरशाह सूरी के पुत्र कुतुब खां को इतनी शर्म महसूस हुई इस अभियान से कि उसने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। तो ये रायसीन के अभियान के बारे में 4-5 बातें याद करनी है, जिनको हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कब हुआ था ये? 1543 में। रायसीन अभियान। यहां का शासक कौन था? राजपूत शासक पूरणमल और शेर खां सूरी, या शेर खां या शेरशाह सूरी। ठीक है। क्या किया इस व्यक्ति ने इसके साथ में? विश्वासघात एवं धोखे से हत्या की। देन राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और शेरशाह सूरी के पुत्र कुतुब खां ने शर्म का अनुभव करते हुए आत्महत्या कर ली। क्या कर लिया इसने? इतनी शर्म महसूस हुई कि भैया मेरे बाप ने बहुत गंदा काम किया है, तो इसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। यह घटना शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक मानी जाती है। ये घटना क्या मानी जाती है? शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक मानी जाती है। और 1540 के इस रायसीन अभियान के बाद 1544 में ये मारवाड़ का अभियान करेगा, जिसमें गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह की एक प्रसिद्ध उक्ति आपको याद होगी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। यानी इस युद्ध की घटना क्या थी? तो 1543 में आपको बताया मैंने रायसीन का अभियान हुआ और 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी ने किया था मारवाड़ का अभियान। कहां का अभियान किया था? मारवाड़ का अभियान। मारवाड़ पर जो शासक था उस समय वो था मालदेव। मारवाड़ पर शासक कौन था? मालदेव था। इन दोनों के मध्य में एक युद्ध हुआ था, जो युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। इस युद्ध को नाम दिया जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। क्या नाम दिया जाता है? गिरी सुमेल का युद्ध। अब इस गिरी सुमेल के युद्ध में दोस्तों, जो शासक मारवाड़ का था मालदेव, उसके दो सेनापति थे बहुत भयंकर, जिनके नाम थे जैता और कुप्पा। वो इतनी वीरता के साथ इस शेरशाह सूरी से लड़े थे कि कैसे भी मान लो जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया, बाकी इसकी हार निश्चित थी। लेकिन गलती से शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजय हो जाता है। और जब ये विजय प्राप्त कर लेता है तो फिर उसने क्या कहा था? एक स्टेटमेंट जारी किया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। और इस युद्ध का अन्य नाम, जो गिरी सुमेल का युद्ध है, सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है, गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है, उसको जैतारण पाली का युद्ध भी कहा जाता है। और इस मारवाड़ के अभियान के बाद में इसका एक अगला अभियान कालिंजर के विरुद्ध होगा, जहां पर इसकी मृत्यु आपको दिखाई देती है। तो शेरशाह सूरी के कुछ प्रमुख अभियान थे। तो ये एक अभियान हो गया। उसके बाद इसका मारवाड़ अभियान।
1544। ठीक है। मारवाड़ अभियान हुआ, राव मालदेव, मारवाड़ शासक, वर्सेस सेकंड तरफ कौन था, शेरशाह सूरी। दोनों के मध्य युद्ध हुआ था कब, 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ। इस युद्ध को गिरी सुमेल का युद्ध, सुमेल का युद्ध, जैतारण पाली का युद्ध, इन सब नामों से जाना जाता है। मारवाड़ के शासक राव मालदेव के तरफ से जैता एवं कूपा बहुत वीरता से लड़े, लेकिन शेरशाह सूरी विजयी रहा। ठीक है। तब शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये कथन दिया था किसने, ये स्टेटमेंट जारी किया था किसने, शेरशाह सूरी ने। तो ये क्लियर हो गया। जैता कूपा बहुत वीरता से लड़े थे, लेकिन इस वीरता के कारण भी यहां पर शेरशाह सूरी क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। और ये युद्ध कब हुआ था बच्चों, ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके बताओ। टकाटक चल रहा है मामला, आगे बढ़ते हैं। मेन मेन सारी चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट, सब सही चल रहा है, समझ में आ रही है चीजें आपके। प्रतिभा, मंजिता, ममता, प्रदीप, अन्नी, मनीता, विपिन, सुमन, पिंकी, आशीष, वेरी गुड। यस, मोहम्मद आरिफ क्या कहना चाह रहे हैं, आपने कॉल कनेक्ट किया है, गलती से लगा दिया होगा। चलिए वेरी गुड। तो यहां तक की बात सबके समझ में आई गई थी। इसके बाद जो अगला अभियान हुआ वो हुआ था भाई साहब कालिंजर का अभियान, और कालिंजर का अभियान था 1545 में। कोई बात नहीं आरिफ जी। अब क्या किया, कालिंजर का अभियान हुआ 1545 में। शेरशाह का ये अंतिम अभियान माना जाता है। इस अभियान के समय क्या हुआ था, कालिंजर पे जो शासक था वो था कीरत सिंह। कालिंजर का शासक कौन था, कीरत सिंह। यह अभियान नाचने गाने वाली एक दासी को लेकर के हुआ था, जिस दासी को कौन रख के बैठा था, कीरत सिंह अपने यहाँ रख के बैठा था। और शेरशाह सूरी ने उसकी डिमांड की थी कि यार इसको मेरे पास भेज दो, तो उसने मना कर दिया। मना कर दिया तो फिर यह युद्ध हुआ उस महिला के पीछे। और इस अभियान के दौरान शेरशाह उक्का नामक एक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। उसी दौरान मतलब एक तोप थी, उसी दौरान एक गोला बारूद का जो किले की दीवार से टकराया, लेकिन वो वहां नहीं फटा और दीवार से टकरा करके आकर के इसके पास रखे हुए बारूद के ढेर में आकर के फट गया। उससे शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 में 22 मई की दिन। तो ये था इसका लास्ट अभियान जो कालिंजर का अभियान होगा। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं इस पर। 1545 कालिंजर अभियान 1545।
कीरत सिंह वर्सेस कौन था, शेरशाह सूरी। ठीक है, कीरत सिंह कहां का शासक था, कालिंजर का शासक। युद्ध क्यों हुआ, नाचने गाने वाली एक महिला के ऊपर। नाचने गाने वाली एक महिला को लेकर के युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ कि उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था कौन, शेरशाह सूरी। तभी पास रखे बारूद के ढेर में एक गोला दीवार से टकराकर लौटकर बारूद के ढेर पर फट गया, जिससे 22 मई 1545 को शेर खां की मृत्यु हो गई। कहानी समाप्त। शेर खां की क्या हो जाती है। धन्यवाद विपिन जी, थैंक यू सो मच आपके लिए। आप पढ़िएगा अच्छे तरीके से, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार रिजल्ट्स में आप सब लोग झड़ी लगा दें, आप अपना, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, मेरा, इस मंच का, सबका नाम रोशन करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रे करता हूं। आप लोग मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शेरशाह सूरी कालिंजर में कीरत सिंह से क्या करता है, एक महिला की डिमांड करता है, और वो महिला को देने के लिए जब ये मना कर देता है तो फिर यहाँ पर आपको ये चीजें दिखाई देती हैं। शेरशाह के जो अभियान थे उनको मैं एक तरफ रख देता हूं ताकि आप लोग इनको एक सीक्वेंस में सेट कर सकते हैं। शेरशाह के अभियान, पहला मैंने बताया था आपको सूरजगढ़ का अभियान, दूसरा मैंने बताया था आपको गख्खरों से युद्ध, तीसरा मैंने बताया था आपको बंगाल। ठीक है, बंगाल के बारे में बात हुई थी। फिर मालवा, फिर रायसीन, फिर मारवाड़, और लास्ट में था कालिंजर। ठीक है, सूरजगढ़ कब था, 1534 में। गख्खरों का कब था, 1541 में। बंगाल का अभियान कब था, 1542 में। मालवा का भी 1542 था। रायसीन का जो हमला था वो 1543 हो जाएगा। मारवाड़ का 1544 हो जाएगा, और ये 1545 हो जाएगा। तो याद करने में क्या आसानी रहेगी। कुछ शासकों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। बंगाल में जब इसने डिफीट दिया था तो खिजर खां को हटाया था, खिजर खां के विरुद्ध था ये, एक पेज पर सेट कर लेना इसको। उसके अलावा एक आपसे पूछा जाएगा रायसीन वाला, तो रायसीन वाला जो था, जो कलंक था, वो राजपूत शासक पूरणमल था। मालवा का मैंने आपको सॉरी मारवाड़ का मालदेव था। तो मारवाड़ वाले में कौन था, मालदेव के साथ में था। और कालिंजर वाले में शासक कौन था, कीरत सिंह था। तो ये एक पेज पर आप लोग अलग से याद कर लीजिए। शेरशाह पूरा का पूरा
हाँ यहां आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको यहां पे लिखा दी, समझा दी। मालवा और मालवाड़ तो अलग हुए थे, बिल्कुल अलग हुए ना। मालवा का तो ये यही किया था बंगाल के टाइम पे 1542 में। फिर रायसीन, मैंने आपको बताया था ना, मालवा को विभाजित किया था। मालवा का बताया था मैंने, यानी 1542 में बंगाल का अभियान किया था, फिर 1542 में इसने मालवा पर आक्रमण करके भी विजय प्राप्त की थी। शासक तो दिल्ली का शासक बना था, उससे पहले बंगाल पे सूबेदारी हासिल कर चुका था ना, बताया नहीं था। पिछली क्लास देखना आशीष, आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। आप 15, सूरजगढ़ वाले में क्या दिक्कत आ रही है? 1534 की बात की मैंने। 1539 में ये हुमायूं को पराजित करके आप बात कर रहे हो आप लोग। इससे पहले तो इसने क्या किया था, 1532 में भी इसने अभियान किया था। 1530 में इसने चुनार के किले पर भी आक्रमण करके उसकी जो विधवा थी लाड़ मलिका, उसे विवाह करके चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया था। तो 1530 की घटना है। तो उसके बाद 34 में इसने क्या किया था, 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण की थी कि नहीं की थी? तो उसके बाद में 1534 में सूरजगढ़ पे अभियान करता है। जब सूरजगढ़ पे अभियान कर रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली का शासक बन के अभियान कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो वो शासक तो था ना, चुनार के किले पर भी अधिकार था, बंगाल के शासक को भी इसने डिफीट दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें फिर 1534 में इसने क्या किया था, वहां का अभियान किया हुआ था। तो ये बात थी पूरी। क्लियर हो गया सबके दिमाग में? चलिए अब बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमने शेरशाह के जो अभियान थे वो सब एक सीक्वेंस में देख लिए, एक तरफ कैसे कैसे हुए। शेरशाह का जो साम्राज्य था वो बंगाल से लेकर के सिंध के संपूर्ण उत्तरी भाग में विस्तृत था, लेकिन उसका साम्राज्य सिंधु के पार नहीं था। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें आसाम, कश्मीर और गुजरात भी उसके साम्राज्य के अंग नहीं थे। शेरशाह हमेशा दुखी होकर के एक बात कहता था कि ईश्वर ने उसे उसके जीवन के अंतिम वर्षों में ये प्रभुसत्ता प्रदान की है। ये जो वैभव उसने प्रदान किया है ईश्वर ने, वो उसको उसके जीवन के अंतिम समय में प्रदान किया है। तो ये इस बात से हमेशा दुखी रहता था पूरे तरीके से शेरशाह। तो शेरशाह के साम्राज्य पे बात करेंगे। यहां तक की बातें आपने क्लियर कर ली? शेरशाह का जो साम्राज्य था वो बंगाल से लेकर सिंध के, बंगाल से लेकर सिंध के संपूर्ण उत्तर भाग में, उत्तरी भाग में था। शेरशाह के साम्राज्य में जो चीजें शामिल नहीं थी वो क्या क्या थी? सिंधु के पार साम्राज्य नहीं था। इसके अलावा आसाम, कश्मीर और गुजरात भी नहीं थे। आसाम, कश्मीर और गुजरात भी साम्राज्य के अंग नहीं थे। इसके साम्राज्य के अंग में आसाम भी नहीं था, गुजरात भी नहीं था और कश्मीर भी नहीं हुआ करता था। शेरशाह हमेशा दुखी होकर के एक बात कहता था कि ईश्वर ने उसको जीवन के अंतिम समय में क्या दिया है, प्रभुसत्ता प्रदान की है। शेरशाह दुखी होकर कहता था कि
ईश्वर ने उसे जीवन के अंतिम समय में प्रभुसत्ता प्रदान की है, यानी कि वो राज सुख भोग नहीं पाया ज्यादा, उसका मौत हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए आपकी जो दोपहर वाली क्लास चल रही थी वो हमारी क्लास होनी है अभी। अभी मैथ्स वाली जो क्लास है ना उसमें 3 घंटे या 2.5 घंटे का टॉपिक शेष रह गया है। तो आज मैथ की क्लास होगी 2 बजे से। तो सर आज मैं कोशिश करूंगा कि वो 1 बजे आ जाएं और 1 बजे से उसको 3 बजे तक 2 घंटे करा दें। अगर वो आज हो गई क्लास तो फिर 2 बजे से जो क्लास हुआ करेगी वो हमारी राजपूत वाली वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ये मॉर्निंग में मुगल चलता रहेगा। अभी इसको हम लोग 10 तारीख तक स्पीडली खींचना चाहते हैं। फॉर्म अभी नहीं आए हैं, एग्जाम जून में संभावना कम है, एग्जाम जुलाई की तरफ जा सकता है। तो टाइम अपने पास है, पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए, हम सब लोग मिल करके जीत जाएंगे इस बार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो प्रभुसत्ता प्रदान की थी। यहाँ पर एक राइटर थे जिनका नाम था आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी जी शेरशाह के बारे में एक स्टेटमेंट जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर शेरशाह की जो मौत है वो असमय नहीं होती तो हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर कुछ नजारा अलग होता, यानी मुगलों का नाटक नहीं होता। कौन? आरपी त्रिपाठी ने क्या कहा है कि शेरशाह की मौत अगर असमय नहीं होती तो हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर मुगलों का नाटक नहीं होता। ये स्टेटमेंट आते हैं परीक्षाओं में, याद रखना इसको। आरपी त्रिपाठी ने क्या कहा है कि अगर शेरशाह की मौत असमय नहीं होती तो हिंदुस्तान के मंच पर हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर मुगलों का नाटक नहीं होता। कितना सहमत हैं आप इस बात से? बताइए। जब इसने हुमायूं को नहीं छोड़ा तो आगे पनपने वाली शक्तियों को कैसे पनपने देता, बट मजबूरी थी, बेचारे की मृत्यु हो जाती है। स्मिथ साहब जो थे उन्होंने शेरशाह के बारे में कहा है कि शेरशाह अगर अधिक समय तक जीवित रहता तो मुगल भारत के इतिहास में उन्हें उन्हें दिखाई नहीं पड़ते और इतिहास के रंगमंच पर महान मुगल ना आए होते। यानी महान मुगल कब आए? जब शेरशाह ने मौका दिया, शेरशाह की मृत्यु हो गई, तभी तो आए। तो स्मिथ ने क्या कहा है इसके बारे में? स्मिथ का स्टेटमेंट क्या है? अगर शेरशाह की मृत्यु अगर शेरशाह अधिक समय तक जीवित रहता महान मुगल दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, ये कहानी आपको समझनी है। बिल्कुल विपिन जी, 100% आपने सही पहचान लिया शेरशाह को कि नाचने वाली के पीछे भाग रहा था। अगर नाचने वाली के, देखो जितने साम्राज्य हैं वो सब महिलाओं के ऊपर ही क्रिएट हुए हैं और महिलाओं के ऊपर ही डिस्ट्रॉय हुए हैं। समाप्त भी क्यों हुए? महिलाओं के ऊपर ही हुए, और निर्मित भी क्यों हुए? महिलाओं के ऊपर ही हुए। तो ये सारी कहानियां डिपेंड करती हैं। चलिए, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब हम इसके प्रशासन को पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं।
शेरशाह का जो शासनकाल था उसमें पूर्ण रूप से एक तंत्रात्मक शासन पद्धति विद्यमान थी और जो प्रशासन था वो अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं क्या होता था, प्रधान होता था। संपूर्ण शक्ति राजा अपने हाथ में रखता था। शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति होती थी, किंतु वे मुगलकालीन मंत्रियों की तरह विस्तृत अधिकार लेकर के नहीं थे। जो मुगल काल में मंत्रियों के अधिकार आपको दिखाई देते हैं वैसे अधिकार इन पर नहीं हुआ करते थे। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे, वे केवल आदेशों का पालन कर सकते थे। क्या हुआ, शेरशाह का प्रशासन, समझा नहीं मैं क्या कह रही हूं अंजलि, आप स्पष्ट लिखा करो। एक तो आप लोग, आपकी टाइपिंग एरर हो जाती है, फिर वो भाषा ही दूसरी बन जाती है, फिर मैं समझ ही नहीं पाता हूं उसको। शेरशाह का पर्सन, पर्सन का मतलब क्या है, दोबारा लिख के भेजो, टाइम वेस्ट हो रहा हमारा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, शेरशाह के प्रशासन की। शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन देखेंगे। प्रशासन ही तो समझ रहे हैं ना अभी, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी समझ में आ जाएगा। पूर्णतः एक तंत्रात्मक शासन पद्धति थी। केंद्रीयकृत प्रशासन था जिसमें सर्वोच्च कौन था, राजा था। सलाह देने के लिए कौन था, मंत्रिमंडल। लेकिन इस मंत्रिमंडल पर मुगल काल की तरह विस्तृत अधिकार नहीं थे। इस पर मुगल काल की तरह क्या नहीं थे, विस्तृत अधिकार नहीं थे, केवल ये अपना पालन करते थे। सर्वोच्च कौन होता था, राजा ही होता था, राजा की बात मानने के लिए बाध्य होते थे। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट इसने बनाए थे उन पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले इसने बनाया था दीवाने वजारत। क्या बनाया था, एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने वजारत। क्या करता था दीवाने वजारत, आर्थिक मामलों की देखभाल करता था। पहला डिपार्टमेंट क्या दिखाई देता है, दीवाने वजारत दिखाई देता है। और दीवाने वजारत में क्या है, आर्थिक मामलों की देखरेख होगी, यानी लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान विभाग था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता था, वजीर होता था, जिसको क्या कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे। तो ये जो डिपार्टमेंट था क्या होता था, ये लगान एवं अर्थव्यवस्था का प्रमुख विभाग। ठीक है, और विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, अध्यक्ष होता था वजीर, और इस वजीर को ही क्या कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे। इस व्यक्ति के पास ये पावर होती थी। दीवाने वजारत नाम का एक पहला डिपार्टमेंट हुआ करता था। मुगल काल वाली लाइन ये थी कि राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होता था, लेकिन मंत्रियों के पास मुगल काल जैसी विस्तृत शक्तियां या विस्तृत अधिकार नहीं होते थे। मुगल काल में जैसे मंत्री फ्रीडम में थे ना, वैसे नहीं थे यहाँ पर।
उनके पास बहुत सारे अधिकार नहीं थे, बहुत सारी विस्तृत जो है उनके पास शक्तियां नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति शेरशाह ने स्वयं अपने हाथ में रखी हुई थी। एक डिपार्टमेंट जो इसने बनाया था दूसरा, वो बनाया था दीवाने आरिज। ये जो डिपार्टमेंट था दीवाने आरिज, वो सैन्य संबंधी डिपार्टमेंट था, सेना से रिलेटेड काम देखा था। सेना के संगठन की बात करेगा, सेना की भर्ती, सेना का रसद, सेना की शिक्षा, या सेना का जो पूरा नियंत्रण था उसको देखता था। लेकिन जो सैनिकों की भर्ती थी वो कौन करता था? इसमें एक अधिकारी होता था जो आरिज मुमालिक होता था। वो अधिकारी, इस दीवाने आरिज में एक अधिकारी होता था, वो अधिकारी सैनिकों को भर्ती करता था अलग से स्पेशली। और इस विभाग का जो पूरा दारोमदार था वो शेरशाह स्वयं देखता था, अधिक लोगों पे इस पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि युद्ध में सेना ही उसके साथ लड़ती थी। तो सेना में किस व्यक्ति को समाहित किया जा रहा है, किसको नहीं रखा जा रहा है, ये देखना राजा के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा डिपार्टमेंट था कौन था? वो था कौन सा? दीवाने आरिज। सैन्य विभाग, ठीक है, सैन्य संगठन, रक्षा, रसद, भर्ती आदि, ठीक है। स्पेशली अब इस भर्ती की बात कर लूं तो सेना की भर्ती करता था आरिज मुमालिक। ये एक अधिकारी होता था, और ये जो अधिकारी था वो आरिज मुमालिक क्या कर रहा है? सेना की भर्ती करेगा और स्वयं शेरशाह की देखरेख में। ये पॉइंट याद रखना है। यानी आरिज मुमालिक नामक जो डिपार्टमेंट था, आरिज दीवाने आरिज नामक जो डिपार्टमेंट था वो सैन्य विभाग था। इसमें एक अधिकारी होता था जिसका नाम था आरिज मुमालिक। इस अधिकारी को इस सेना की भर्ती करनी होती थी, जिसका नेतृत्व हमेशा किसका होता था? शेरशाह सूरी का होता था। इसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट था इनके पास में, जिसके बारे में बात करेंगे, वो था दीवाने रसालत। क्या था? दीवाने रसालत। दीवाने रसालत जो था वो विदेश विभाग था। क्या था ये विदेश विभाग था, ठीक है। यानी कि एक तो विदेशों के साथ में इसका जो प्रमुख होता था वो विदेश मंत्री होता था। इसका प्रमुख कौन होता था? वो विदेश मंत्री होगा। और ये जो व्यक्ति मतलब ये जो दीवाने रसालत नाम का जो डिपार्टमेंट है, वो अन्य राज्यों के साथ में पत्र व्यवहार की भी मतलब जिम्मेदारी निभाता था। और दूसरा काम क्या था कि कई बार राज्य की ओर से जो दान दिया जाता था उसकी भी देखभाल करता था। दोनों का डिपार्टमेंट इसका था। दोनों ही बातें हम लोग लिख देते हैं। अन्य राज्यों के साथ तथा कई बार राज्यों की तरफ से राज्य की राज्य की तरफ से दिए जाने वाले दान का भी देखरेख की जगह लेखा जोखा रख सकते हैं।
ठीक है, ये काम भी इसका था, दीवाने रिसालत का। एक डिपार्टमेंट दिखाई देता है आपको इसमें, दीवाने इंसा। दीवाने इंसा क्या होता था, वो सरकारी जो आदेश होते थे उनका पालन करवाना, सुल्तान के आदेशों को लिखवाना और उसका रिकॉर्ड रखना, और राज्य के विभिन्न भागों में इस सब सूचनाओं को फैलाना, वो दीवाने इंसा का कार्य होता था। किसका होता था? दीवाने इंसा। चौथा डिपार्टमेंट था दीवाने इंसा। इसके कार्य क्या थे? दीवाने इंसा के सरकारी आदेशों का पालन करवाना, इसके अलावा सुल्तान के आदेशों को लिखवाना, उनका लेखा रखना यानी रिकॉर्ड रखना, और उन आदेशों को राज्य के विभिन्न भागों में पहुंचाना। उन आदेशों को राज्य के विभिन्न भागों में पहुंचाना, यह काम होता था किसका? दीवाने इंसा का। और एक था दीवाने कजा, जिसे न्याय विभाग कहते थे, और इसके अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे? काजी कहते थे। पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा? पांचवा ही था क्या? हाँ, पांचवा, दीवाने कजा। ये न्याय विभाग था, इसका प्रमुख जो है वो काजी कहलाता था। प्रमुख कौन कहलाता था? काजी कहा जाता था। एक था दीवाने बरीद। ये गुप्तचर विभाग था। क्या था? गुप्तचर विभाग था। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था, हाँ, बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल काल में अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की भी अग्रगामी माना जाता है, यानी कि ज्यादातर यही चीजें फॉलो हुई थी अकबर के काल में, यानी कि मुगल काल में भी जाकर के। तो गुप्तचर विभाग था, इसका प्रमुख जो है वो क्या कहलाता था? उसे हम लोग कहते थे वरीद मुमालिक। और एक डाक व्यवस्था की भी देखभाल करता था। कौन? गुप्तचर वाला। तो प्रमुख क्या होता था? वरीद मुमालिक। ये डाक व्यवस्था भी देखता था। क्या देखता था? ये ही व्यक्ति डाक व्यवस्था देखेगा। अब बात करेंगे इसके प्रांतीय प्रशासन को लेकर के। ये जो बात बताई थी मैंने आपको, केंद्रीय प्रशासन की बताई थी। टाइम 8:30 हुए, 15 मिनट और पढ़ेंगे, क्योंकि 9 बजे से फिर यूट्यूब पे आएंगे हम लोग, है ना। तो 15 मिनट और कर लेते हैं इसको। अब प्रांतीय प्रशासन पे अगर मैं बात करूं आपके साथ में, प्रांतीय प्रशासन में आप लोग देखोगे संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। संपूर्ण साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित था। किन में विभाजित था? संपूर्ण साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित हुआ करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले कंसेप्ट पर कि क्या था। सबसे पहले हम एक चीज लेते हैं, इसके टाइम पर हमें एक शब्द दिखाई देती है, सरकार। सरकार तो आई गया, 47 सरकार थी। सरकार का मतलब एक तरीके का जिले वाला सिस्टम। सरकार का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से जिले वाला सिस्टम। तो सूबा या इक्ता शब्द दिखाई देता है। मुगल काल से पहले दिल्ली सल्तनत में भी इक्ता चल रही थी,
तो इसने इसको सूबा या इक्ता कहा। यानी कि शेरशाह के काल में जागीरों को इक्ता कहा जाता था और इन इक्ताओं में भी दिल्ली सल्तनत की भांति इक्तेदारों की नियुक्ति की जाती थी। सेम कॉन्सेप्ट था, उनको भी सूबेदार या गवर्नर ही कहते थे। लेकिन शेरशाह ने क्या किया था कि जो आ, सूबेदार या गवर्नर होते थे, तो शेरशाह ने क्या किया था, शेरशाह के द्वारा बंगाल सूबे के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था की गई थी कि इस संपूर्ण सूबे को उसने 19 सरकारों में अलग अलग विभाजित किया था, केवल बंगाल को। तो शेरशाह ने बंगाल जैसे दूरस्थ एवं धनी सूबे में क्या किया था, विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए उसको अलग से 19 सूबों में 19 सरकारों में विभाजित कर दिया था, यानी उसके खंड कर दिए थे अलग अलग। तो ये चीज समझनी है आपको। तो सबसे पहला प्रांतीय प्रशासन में हम लोग क्या लेंगे, सूबा या इक्ता। शेरशाह के काल में जागीरों को इक्ता कहा गया, ठीक है। यहां पर नियुक्त अधिकारी सूबेदार या गवर्नर था। क्या कहा जाता था इसको, या तो सूबेदार कहा जाएगा या गवर्नर कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा शेरशाह ने बंगाल सूबे को अलग से बंगाल को अलग से 19 सूबों में विभाजित किया था। कारण क्या था, विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए। किसके लिए, विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए शेरशाह ने क्या कर दिया, इस बंगाल को अलग से क्या कर दिया, 19 सूबों में बांट दिया, ठीक है। और बंगाल को इसने क्या बांट दिया, एक तरीके से सरकार या सूबा एक ही चीज है, परेशान नहीं होना है। यहां पर सूबों की जगह मैं सरकार भी लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इनको बांट दिया। अब क्या हुआ कि प्रत्येक उसको सूबे को एक सिकदार के नियंत्रण में दे दिया। किसमें दे दिया, प्रत्येक को एक सिकदार के नियंत्रण में दे दिया। प्रत्येक पर एक सिकदार नियुक्त किया, ठीक है भाई। क्या किया इसने, प्रत्येक सूबे पर यानी प्रत्येक सरकार पर एक सिकदार नियुक्त कर दिया, ठीक है। और इन सब की देखभाल के लिए, इन सब की देखभाल के लिए मैं 2 बार लिखा चुका हूं पहले आपको इसको, एक असैनिक अधिकारी नियुक्त किया, ठीक है। जो असैनिक अधिकारी नियुक्त किया था उसे अमीर या अमीन बंगाल कहा गया था और काजी फजीलात को सबसे पहले ये पद दिया गया था। ये लिखा दिया मैंने, असैनिक अधिकारी जिसे अमीन या अमीर ए बंगाल कहा गया, और ये पद सबसे पहले मिला था काजी फजीलात नाम के व्यक्ति को। लिख चुके हैं ना हम पिछली क्लासों में इसके बारे में। तो ये काम किया था इसने यहाँ पे, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे कानून गो, जो लेखक हैं जो शेरशाह वंश के बारे में लिखते हैं, तो कानून गो के अनुसार शेरशाह की जो प्रांतीय व्यवस्था थी उसका आदर्श उदाहरण बंगाली हुआ करता था। इसको भी लिख देते हैं हम लोग कहीं।
शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का जो आदर्श था वो क्या हुआ करता था, वो बंगाल हुआ करता था। तो यहां तक की बात क्लियर आपने समझ ली, हम प्रांतीय प्रशासन पे बात कर रहे हैं। अब हम और छोटे लेवल पे आते हैं। सरकार या जो जिले होते थे, सरकार का मतलब मैंने जिला बताया, तो सरकार या जिलों का जो प्रशासन था वो कैसे चलता था। एकता या सूबा अनेक सरकारों में बटे हुए थे। सूबा एक तरीके का प्रांत था, एकता एक तरीके का प्रांत था, और वो बटे हुए थे सरकारों में। ठीक है, तो सरकारों में उसने बांटा। यहां पर प्रत्येक सरकार में उसने क्या किया, बांटने के बाद दो प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिनमें से क्या दिक्कत आ रही है यार। हाँ मंजिदा, क्या है बताएं, कुछ कहना चाह रही हैं। कॉल कनेक्ट करते हो आप लोग बीच में चलती हुई क्लास में, पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, कोई बात नहीं, चलो। तो सरकार को बांट दिया था ना, सॉरी, एकता या सूबे को सरकारों में बांट दिया। सरकार एक जिले की भांति हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें दो प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए, सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान। अब सिकदारान का जो पद था वो ज्यादा सम्मानित था। वह एक सैनिक अधिकारी होता था, और उसका कार्य क्या होता था, सरकार में शांति की व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले सरकार या जिला प्रशासन। ठीक है भाई, तो सूबा या एकता सरकारों में विभक्त थे। अब इन सरकारों या जिलों में दो प्रमुख अधिकारी क्या थे। पहला अधिकारी था जिसका नाम था सिकदार ए सिकदारान। सिकदार ए सिकदारान। और दूसरा अधिकारी कौन था, मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान। ठीक है, अब जो सिकदार ए सिकदारान होता था, ठीक है, ये सम्मानित पद था। कारण क्या था, सैन्य अधिकारी था। कार्य क्या था, यानी कि शांति व्यवस्था स्थापित करना। कार्य क्या था, शांति व्यवस्था स्थापित करना। इसका कार्य क्या था, शांति व्यवस्था स्थापित करना। किसका कार्य था, सिकदारान का। ठीक है, इसके अधीनस्थ स्थापित करना, तथा जो अधीनस्थ सिकदार होते थे, यानी ये ऐसा है, सिकदार है सिकदारान, अगर इसके अधीनस्थ भी सिकदार आ रहे हैं तो अधीनस्थों की देखभाल भी करता था ये। ठीक है, यानी अधीनस्थ सिकदारों की देखभाल भी करना, स्थापित करना और अधीनस्थ सिकदारों की देखभाल करना। यहां लिख लेते हैं, अधीनस्थ सिकदारों की देखभाल। ठीक है भाई, ये हो गया। दूसरा जो व्यक्ति मैंने आपको बताया था, इधर अभी लिखा था मुंसिफ ए मुंसिफान। इस व्यक्ति का कार्य क्या था, मुंसिफ ए मुंसिफान का कार्य क्या था, ये मुख्य तौर पर एक न्यायिक अधिकारी था और दीवानी के मुकदमों का फैसला करता था, और ये भी अपने अधीनस्थ जो मुंसिफ होते थे उनकी देखभाल करता था। तो मूल कार्य क्या हो गया इसका, न्यायिक अधिकारी। न्यायिक अधिकारी था, कार्य क्या करेगा, दीवानी मुकदमों की देखरेख करेगा।
और इसके अलावा अधीनस्थ मुंसिफों की देखभाल। बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई, यहां तक की बातें सबके दिमाग में फिट बैठ गई। तो ये क्या करेगा? मुंसिफ मुंसिफान न्याय के अधिकारी था, ये दीवानी कार्य जो मुकदमे थे उनको भी देखेगा। अब सिकों के नीचे परगने आ जाते हैं। जिला पढ़ लिया, केंद्र पढ़ लिया, प्रांत पढ़ लिया, जिला पढ़ लिया, उसके नीचे आ जाएगा क्या? तहसील टाइप का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परगना कहते हैं। क्या कहते हैं? परगना। अब परगने में क्या होता था? मतलब सरकार के अंतर्गत अनेक परगने होते थे, जिसमें एक तो मुंसिफ, एक सिकदेदार और एक सिकदार और एक फौतदार और दो कारकुन नाम के अधिकारी होते थे। ये तहसील पर इनका डिपार्टमेंट था। किसकी बात करूंगा मैं अभी? परगने का शासन। परगने के शासन की बात करूं तो सरकार अनेक परगनों में विभाजित थी। ठीक है। अब परगना जो है, इन परगनों में क्या होता था? इन परगनों में जो शासन करने वाले व्यक्ति होते थे, ठीक है, इसमें क्या होता था? एक मुंसिफ होता था। मुंसिफ क्या होता है आप जान चुके हैं। एक सिकदार होता था। अभी मैंने आपको बताया सिकदार सिकदारान जो सरकार पर रहेगा, वो इन परगनों वाले अधीनस्थ सिकदारों पर क्या रखेगा? अपना नियंत्रण रखेगा। ठीक है। ये जिले से छोटी इकाई होगी मेरे हिसाब से। तो सुनिए, सूबा या एकता तो एक जागीर हो गई एक तरीके से, प्रांत, उसको सरकारों में बांटा गया जिले टाइप सिस्टम, और सरकार या जिले को परगने में बांटा गया था एक तरीके से तहसील टाइप सिस्टम था ये याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी कहां क्या लिखा हुआ उस बात पे दिमाग मत लगाओ, क्योंकि गाइडों में उल्टी सीधी चीजें छाप दी जाती हैं और बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना, वो डंके की चोट पर 100% शुद्ध सत्य और प्रमाणित है, उसको सार्वभौमिक सत्य मान करके एक्सेप्ट करिए आप लोग। कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? यस। तो यहां पे हम बात करेंगे परगने की। और परगने में क्या था? एक मुंसिफ होता था, एक सिकदार। अब इससे पहले मैंने सूबे ये सॉरी सरकार में जो आपको बड़ा वाला सिकदार दिखाया था, उसका टाइटल था सिकदार सिकदारान, और एक मुंसिफ था जिसका टाइटल था मुंसिफ मुंसिपान। तो वो सीनियर व्यक्ति हो गए। उनके अंतर्गत परगनों के मुंसिफ मुंसिफ के अंतर्गत आ जाएंगे, परगनों के सिकदार सिकदार सिकदारान के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अधीनस्थों की वो देखभाल करते थे। पिछली स्लाइड में लिखा है मैंने आपको, यहां भी लिखा हुआ है मुंसिफ मुंसिफान, ये लिखा हुआ। ये न्यायिक अधिकारी था, दीवानी मुकदमों की देखरेख करेगा, और परगने में अगर कोई दीवानी मुकदमा आ रहा है तो उसकी देखरेख वही करेगा। ठीक है। तो इस एक सिकदार होता था, एक फौतदार होता था इसमें। एक क्या होता था? एक फौतदार और दो कारकुन होते थे। ये सब अधिकारी होते थे परगने पर। ये क्या होते थे? सबके सब अधिकारी होते थे परगने में। अब सुनिए कहानी क्या थी कि सिकदार का कार्य क्या था, फौजदार का कार्य क्या था, कारकुनों का कार्य क्या था, इसको समझिए। ठीक है। तो मैंने क्या बताया? सिकदार, इसके साथ क्या होता था? सैनिक दस्ता। तो सैन्य कमांडर हो गया। ठीक है। तो ये क्या करेगा? शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसका कार्य क्या हो गया? परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना। भूलोगे नहीं आप, मेरी गारंटी। आप उसके बाद हमने दूसरी बात की थी आपके साथ में अभी, कौन सा व्यक्ति लिया मैंने? इसके बाद मुंसिफ। मुंसिफ का कार्य भूमि की माप व लगान की व्यवस्था करना। मुंसिफ, मुंसिफ का कार्य क्या था? भूमि की माप
व लगान की व्यवस्था करना। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कारकुन। ठीक है, कारकुनों का कार्य क्या होता था, हिसाब किताब रखना। कारकुनों का कार्य क्या होता था, हिसाब किताब रखना। कारकुनों का कार्य क्या हो गया, हिसाब किताब रखना। अब मुंसिफ का जो कार्य था वो दीवानी मुकदमों का निर्णय करना था और साथ में भूमि की लगान, भूमि की नाप की भी व्यवस्था करना था। ठीक है, तो इसमें इसके अलावा भूमि की माप और भूमि की लगान के अलावा आप मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों की देखभाल करना भी लिखेंगे। दीवानी मुकदमों की देखभाल करना भी लिखेंगे। और कारकुन का क्या था, यानी कि हिसाब किताब रखना था। अब आपको याद आएगा कि सर आपने फौजदार और लिखाया था पिछले पेज पे, फौजदार तो आप बता ही नहीं रहे, कारकुन आपने डायरेक्ट लिख लिया। फौजदार क्या था, तो फौजदार होता था खजांची। टेंशन मत लिया करो, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता था मैं नहीं बताऊंगा तो आप कमेंट करोगे, तो आपको मेरे ऊपर भरोसा तो रहा ही नहीं आजकल। खुद के हिसाब से स्मार्ट बनते जा रहे हो तुम इस पूरे जहान के, इस पूरी दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, याद रखना, जो आपको इतना बढ़िया इतिहास दे रहा हूं मैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए, और मेरी खुद की तारीफ मैं करता नहीं हूं आपके सामने कि आप कहोगे सर खुद की तारीफ खुद ही कर लेते हैं। मेरी तारीफ तो आपको करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए, अभी गूगल के प्ले स्टोर पर जाओगे क्लास के बाद, वापस कमेंट करके आओगे, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को 5 स्टार की रेटिंग दे के आओगे, और 5 स्टार की रेटिंग दे करके वहां पे जितने अच्छे शब्द आप मेरे इस मंच के, इस इतिहास के विषय में लिख सकते हैं, वो लिख करके आना है आपको। ठीक है, तो फौजदार यहाँ पर खजांची होता था, पैसे का कुंडली मार करके। ठीक है, चलिए धन्यवाद पिंकी। तो फौजदार क्या होता था, खजांची होता था। कारकुनों का कार्य क्या होता था, हिसाब किताब रखना। तो फौजदार क्या होता था, मैंने छोड़ दिया था जानबूझ करके कि तुम लोग पूछते हो कि नहीं पूछते हो, तो यहां लिख देता हूं, फौजदार खजांची होता था। क्या होता था, खजांची होता था। बताइए अब तो फौजदार आपका आ गया क्लियर, पैसा जो इकट्ठा होकर के आएगा। आरिफ जी कह रहे हैं सर मेहनत तो है आपकी, पक्का मतलब मेहनत नहीं लग रही। समय नहीं मिलता। कल पता है एक्चुअली क्या था, कल मैं मेरे घर गया हुआ था, जो मैं जयपुर रहता हूँ, यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है एक साइड से। तो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे निकला, ट्रैफिक था, 2 बजे पहुंचा, गाड़ी ड्राइव की, 2 घंटे घर रुका, माँ पापा को लेके आया था, क्योंकि लास्ट मंथ माँ के आंख का ऑपरेशन भी हुआ था, तो वो सारे कुछ चेकअप वगैरह होने थे। रात को 11 बजे वापस आया था, तो इसलिए कल कोई क्लास नहीं हो पाई थी। तो कल 500 किलोमीटर की ट्रेवलिंग भी की, और उसके बाद आज उठ करके वापस आपके साथ ही हैं। तो मेहनत करनी पड़ती है, रात को आकर के भी आपके कंटेंट पे काम किया, और 2 बजे तक इसका लेखन करने के बाद इन चीजों को सेट किया कि कल आपको क्या पढ़ाना है। तो वो चीजें हैं, हर एग्जाम में अलग तरीके से, मतलब आप आज इसको पढ़ लो, अगली बार जब इसको पढ़ोगे तो उसमें कुछ अपडेट करके लेके आएंगे, लैंग्वेज चेंज होगी, चीजें नई कोशिश करेंगे ढूंढने की, साथ में कुछ नए क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनको ऐड करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत सारी चीजें चलती हैं आपके लिए। तो फौजदार क्या था, खजांची हुआ करता था। ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट रह गया इसमें, क्या वो रह गया, गांव का प्रशासन। और इस गांव के प्रशासन पे मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पर नेक्स्ट क्लास में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया कहाँ का, यूट्यूब पे जाने का, 8:50 हो गए, बिल्कुल ही समय नहीं बचा। तो यूट्यूब वाली क्लास करते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे यूट्यूब पर, सब लोग एज इट इज आ जाना यहीं के यहीं, इसको क्विट करके, और दिल्ली सल्तनत के लिए मिलते हैं अपन। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, विपिन कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं, आपने कॉल कनेक्ट किया है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपके पास, गलती से लग गया ये सही सर। क्या गलती से लग गया सर। गलती से लग गया तो काट दो। क्लास डिस्टर्ब होती है इससे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। प्ले स्टोर पर जाकर के रेटिंग देना मत भूलना अभी सब लोग, है ना।
दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, आ जाइए यूट्यूब पर।